नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विकास टेलर स्वागत करता हूं आज की कक्षा में। आज हम पढ़ रहे हैं अध्याय 25 का अंतिम भाग, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे पारिस्थितिकी अनुक्रमण। देखिए, किसी भी परितंत्र में या स्थान विशेष पर एक निश्चित जलवायु पाई जाती है और उस जलवायु में आवास करने वाले जो फ्लोरा और फोना होते हैं वो सुनिश्चित होते हैं। लेकिन हम जानते हैं जब ये कई वर्षों तक वहाँ उस आवास में रहते हैं तो उस आवास में धीरे धीरे बदलाव आने लगता है और आवास में बदलाव के कारण वो जो पूर्व में उपस्थित फ्लोरा और फोना होता है उसका धीरे धीरे एक प्रतिस्थापन होने लगता है। यही प्रतिस्थापन आपके पारिस्थितिकी अनुक्रमण के नाम से जाना जाता है। अर्थात पारिस्थितिकी अनुक्रमण एक ऐसी गतिक प्रक्रिया होती है जिसमें किसी स्थान विशेष पर पाए जाने वाले फ्लोरा और फोना जलवायु परिवर्तन के कारण अपना प्रतिस्थापन किसी अन्य फ्लोरा और फोना द्वारा कर देते हैं। यही पारिस्थितिकी अनुक्रमण के नाम से जानते हैं। तो ये ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी क्षेत्र विशेष के पादप और प्राणी अर्थात फ्लोरा और फोना जो होते हैं कुछ समय पश्चात दूसरी प्रजातियों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिए जाते हैं। यही आपकी पारिस्थितिकी अनुक्रमण के नाम से जाने जाते हैं। जहां तक पारिस्थितिकी अनुक्रमण की बात की जाती है तो इसको दो प्रकारों में बांटा जा सकता है। एक होता है प्राथमिक अनुक्रमण और एक होता है द्वितीयक अनुक्रमण। प्राथमिक अनुक्रमण क्या है कि किसी स्थान विशेष पर जहां पहले भूतकाल में किसी प्रकार की वनस्पति या फ्लोरा या फोना नहीं था, कालांतर में उस नए आवास का निर्माण हुआ है, वहां पर यदि आपके वनस्पति वहां स्थापित होती है, फ्लोरा फोना अपने आप को स्थापित करते हैं, जहां पहली बार आपके मृदा का निर्माण होगा, पहली बार वहां वनस्पति स्थापित होगी, इसे हम प्राथमिक अनुक्रमण कहते हैं। मान लीजिए आपके यहां पर एक कोई पहाड़ था, ये पहाड़ किसी कारणवश यहां से हट गया, प्रतिस्थापित हो गया और मान लीजिए यहां पर एक नए आवास का निर्माण हो गया। ये जो नया आवास बनता है, जहां पर इस पहाड़ पर तो वनस्पति थी लेकिन ये पहाड़ पूरा हट चुका, उस परिस्थिति में यह एक नया आवास स्थापित होता है। इस नए आवास में जब पहली बार वनस्पति का आगमन होगा तो वो सरल वनस्पति होगी, धीरे धीरे वहां पर जटिलता आएगी और इसमें लाखों वर्ष लग जाते हैं, हजारों वर्ष लग जाते हैं। ये निर्भर करता है कि यहाँ पर मानव निर्मित कोई बाधा डाली जा रही है या प्राकृतिक रूप से हो रहा है। ये हमारा प्राथमिक अनुक्रमण कहलाता है। लेकिन द्वितीयक अनुक्रमण क्या है? यदि किसी स्थान पर मान लीजिए भूतकाल में बहुत घना फ्लोरा और फोना उपस्थित था, मान लीजिए किसी जंगल में आग लग गई, आग लगने की वजह से वहां पर सारे के सारे फ्लोरा फोना नष्ट हो गए, लेकिन चूंकि वहां पर भूतकाल में वनस्पति थी, आग लगने पर जो राख बनती है उसके पोषक तत्व तो वापस उस मृदा में मिल गए, मृदा भी पूर्व निर्मित उपस्थित थी। तो वहां पर दूसरी बार जब आपके फ्लोरा और फोना का प्रतिस्थापन होता है तो वहां जल्दी से ये आपकी स्थापना हो जाती है क्योंकि पोषकता उपलब्ध है। इसे हम द्वितीयक अनुक्रमण कहते हैं। इससे निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जो प्राथमिक अनुक्रमण होता है वो एक धीमी प्रक्रिया है, जबकि द्वितीयक अनुक्रमण होता है वो एक तीव्र प्रक्रिया है। प्राथमिक अनुक्रमण का एक बेसिक जो तथ्य था वो मैं बता चुका हूँ। जब अनुक्रमण नवनिर्मित स्थानों जैसे बालू मिट्टी का कोई टीला हट करके चला जाए, नई चट्टान बन जाए, हिमनद है या गैर आबाद स्थानों से ये प्रारंभ होता है और इसे मुख्य अनुक्रमण माना जाता है क्योंकि यहाँ पर मुख्य रूप से पहली बार यहाँ वनस्पति की स्थापना होती है या पहली बार उगने वाले पौधे जो होते हैं। अब देखिए, किसी भी अनुक्रमण के दौरान जिस वनस्पति का सर्वप्रथम आगमन होता है उसे हम पायोनियर वनस्पति के नाम से जानते हैं, जबकि ऐसी वनस्पति जो कि वहां अंतिम रूप से स्थापित हो जाती है और स्थायित्व प्राप्त कर लेती है उसे हम क्लाइमैक्स कम्युनिटी या आपके क्लाइमैक्स प्रजाति के नाम से जानते हैं। यहां पर आप देख सकते हो ये अग्रणी अवस्थाएं, मध्यम अवस्थाएं और चरमोत्कर्ष। चरमोत्कर्ष का मतलब होता है यहाँ पर ये क्लाइमैक्स कम्युनिटी है और जब पहली बार यहाँ पर कोई वनस्पति का आगमन होता है वो सरल प्रकार की होती है जिसको हम पायोनियर के नाम से जानते हैं। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले चट्टान का निर्माण हुआ। चट्टान का निर्माण होने पर यहाँ पर लघु पौधे लाइकेन की प्रतिस्थापना होती है। धीरे धीरे यहाँ पर आपके ब्रायोफाइटा आते हैं, फिर शाक आते हैं, फिर धीरे धीरे मृदा की स्थापना होने लगती है और अंत में जाकर के वन स्थापित हो जाते हैं, घना वन। तो आप देखिए, स्थलीय आवास में किसी भी स्थान पर होने वाला अनुक्रमण वन में जाकर के समाप्त होता है। अर्थात जो क्लाइमैक्स कम्युनिटी या चरम जो समुदाय होता है वो सदैव आपके बड़े वृक्ष होते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे भी आप समझ सकते हो प्राथमिक अनुक्रमण की का एक यहाँ पर
आपकी जो पुस्तक में दी गई चित्र है वो दी गई नग्न चट्टान है जहाँ पर लाइकेन आते हैं। लाइकेन कई वर्षों तक यहाँ पर बने बने रहेंगे, उगेंगे मरेंगे, उगेंगे मरेंगे, धीरे धीरे ये पोषकता बढ़ाते हैं, धीरे धीरे चट्टान के अंदर मिट्टी का निर्माण करते हैं। फिर छोटे 1 वर्षीय पादप आते हैं। छोटे 1 वर्षीय पादपों का भी एक हज़ारों साल तक यहाँ उगना चलना रहता है, धीरे धीरे और पोषकता बढ़ती है। फिर बहुवर्षीय आते हैं, फिर आपके घास आ जाती है, छाया। ऐसा ही है वनस्पति, ऐसी वनस्पति का आगमन होता है जो छाया को सहन नहीं कर सकती है और आगे जाकर के आपके घने जंगल का निर्माण हो जाता है। द्वितीयक या गौण अनुक्रमण, देखिए वास्तव में मुख्य अनुक्रमण कौन सा है? प्राथमिक अनुक्रमण। द्वितीयक अनुक्रमण जो होता है इसको अपन गौण श्रेणी में रखते हैं कि जब अनुक्रमण किसी पूर्व स्थापित जाति या समुदाय के किसी आकस्मिक कारण या असंतुलन के कारण जब वो नष्ट हो जाती है तब होता है, तो इसे हम द्वितीयक अनुक्रमण के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, द्वितीयक अनुक्रमण जो होता है, पूर्व में यहाँ पर मान लीजिए आपके वनस्पति थी, अगर इस घने जंगल में आग लग जाती है तो आग के कारण सारे के सारे जो फ्लोरा है ना और आपका फोना होता है वो समाप्त हो जाएगा। फ्लोरा और फोना समाप्त हो जाने की परिस्थिति में आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर आपके नवीन जब कम्युनिटी की स्थापना होती है तो सीधे ही आपके बड़े बड़े जो वनस्पति है शीघ्र स्थापना प्रदर्शित करेंगे। यही बात यहाँ पर दे रखी है कि जो भूमि पर द्वितीयक अनुक्रमण होता है वो जल्दी हो जाता है, जिसे प्लॉड फील्ड। प्लॉड फील्ड को हम हिंदी में कहते हैं जहाँ हल चलाया गया है। सॉरी, 1 से 2 साल बाद में यहाँ पायोनियर वनस्पति आने लगती है, 2 से 20 साल बाद में यहाँ ग्रासेस सब ग्रासेस आ जाती है और ज़्यादा समय नहीं लगता और यहाँ क्लाइमेक्स कम्युनिटी की स्थापना हो जाती है। कुछ समय बाद पायोनियर समुदाय के स्थान पर अनुक्रमण में द्वितीयक समुदाय व आगे चलकर इसके स्थान पर क्रमानुसार तीसरा समुदाय आता है। अर्थात अनुक्रमण के दौरान यहाँ की जो फ्लोरा फोना है क्रमशः बदलते जाएंगे, धीरे धीरे इनमें बदलाव आता जाएगा। और एक समय देखिए, कोई भी समुदाय चरम समुदाय सदैव नहीं रहता है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी सदैव नहीं रहती है। एक समय ऐसा आता है जब इनको भी समाप्त होना पड़ता है, इसका स्थान भी भविष्य में कोई दूसरा ले लेगा। अर्थात जिस स्थान पर वर्तमान में घने जंगल है, हो सकता है भविष्य में कोई नए फ्लोरा फोना यहाँ पर आकर के बस जाए। द्वितीयक अनुक्रमण अपेक्षाकृत तीव्र गति से संपन्न होता है, क्योंकि जिस स्थान पर पूर्व में मृदा उपस्थित है, पूर्व में परिस्थितियां अनुकूल है और पूर्व में यदि मान लीजिए पोषक पदार्थ की उपलब्धता है, तो वहां पर आपके द्वितीयक अनुक्रमण होने में अधिक समय नहीं लगता है। उसके बाद में देखिए, हमारी पृथ्वी पर जो जीव होते हैं, चाहे पेड़ पौधे जीव जंतु पाए जाते हैं, इनके अंदर अपने पोषक घटकों का एक भंडार रहता है। इनके अंदर आपस में एक चक्रीकरण चलता रहता है, जिसके अंदर आपके जियोलॉजिकल चेंजेज आते हैं, बायो जियो केमिकल चेंजेज आते हैं, जहाँ 3 घटनाएं घटती है। जैव का मतलब होता है यहाँ पर सजीवों का अपना योगदान होगा, भू का मतलब भूमि का अपना योगदान होगा, और यहाँ पर रासायनिक घटनाएं भी यहाँ पर घटती है। तो 3 घटनाओं के फलस्वरूप ये जो चक्र चलते रहते हैं, इन्हें हम जैव भू रासायनिक चक्र के नाम से जानते हैं। देखिए, पृथ्वी के जैव मंडल में पोषक तत्वों का अजैविक व जैविक घटकों के मध्य आदान प्रदान होना, मतलब पोषक घटक आपस में एक्सचेंज होते रहते हैं। ये जो एक्सचेंज का जो एक चक्रण चलता है, इसे ही हम जैव भू रासायनिक चक्र के नाम से जानते हैं। जैव भू रासायनिक चक्र जो कि हमारे द्वारा यहाँ अध्ययन किए जाएंगे, उसमें पहले नंबर पे आता है कार्बन चक्र। किस प्रकार इस पृथ्वी और सजीवों के मध्य कार्बन का एक चक्रण चलता रहता है, अर्थात किस प्रकार से ये कार्बन जो है साइकिल के रूप में चलेगा, इसे ही हम जैव भू रासायनिक चक्रण के नाम से जानेंगे, जिसे कार्बन चक्र है, जल चक्र है, फॉस्फोरस चक्र है। तो पहला जो हमारा यहाँ पर आता है कार्बन चक्र, कि वह भू रासायनिक चक्र जिसमें कार्बन का जीवमंडल, भूमंडल, जलमंडल और पृथ्वी के वायुमंडल में एक साथ में विनिमय होता है। अर्थात ये जो विभिन्न प्रकार के मंडल पाए जाते हैं, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और तथा सजीव, इनके मध्य जो एक आदान प्रदान की प्रक्रिया चलती है, जिस क्रम में चलती है, जिस चक्र में चलती है, उसे ही हम कार्बन चक्र कहते हैं। कार्बन चक्र को आप यहाँ एक चित्र द्वारा आसानी से समझ सकते हो कि मान लीजिए जैसे आपके ये वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड है, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड का प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा हरे पेड़ पौधों ने प्रयोग किया, और जैसे ही ये 6CO2 प्लस 6H2O मिलकर के आपका C6H12O6 प्लस 6O2 बनाते हैं, तो उस परिस्थिति में यहाँ पर खाद्य पदार्थ बन गया। इस खाद्य पदार्थ को खाया किसने?
ये जंतुओं ने खाया, और जंतुओं के खाने पर आपके आगे जाकर के क्या होगा, या तो जंतु मर करके अपघटित हो जाएगा, या जंतु जो होता है वो आपके श्वसन द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को वापस यहाँ पर भेज देता है। हो सकता है कि वनस्पति स्वयं अपघटित हो जाए मर करके, या हो सकता है इसके श्वसन से भी यहाँ पर जा सकते हैं। तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड इस तरीके से चक्र के रूप में चलती रहती है। दूसरा स्रोत और क्या हो सकता है कि हो सकता है ये जो आपके पादप है अगर भूमि के अंदर दब जाते हैं, जैसे जुरासिक पीरियड के टाइम पे टेरिडोफाइटा दबे थे और जीवाश्मीय जो ईंधन कोयले का निर्माण किया था, ऐसे अगर इनका जीवाश्मीकरण हो जाए तो ये जो जमीन में दबा हुआ कोयला है, जो आपके जमीन में दबे हुए आपके पेट्रोलियम पदार्थ जो है वो आज की तारीख में इनका जीवाश्म ईंधन का, पेट्रोलियम का, कोयले का, गैस का प्रयोग किया जा रहा है। इसके दहन से वापस कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है और वापस ये चली जाती है। अर्थात ये जैविक या अजैविक घटक या किसी भी रूप में पाई जाती है, इसका एक चक्रीकरण यहाँ चलता रहता है। इसे ही हम कार्बन चक्र के नाम से जानते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या है? स्थलीय व जलीय पादप वायुमंडल की में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि में उपस्थित आपका जो जल होता है उसका प्रयोग करके सूर्य के प्रकाश और पर्णहरित की उपस्थिति में कार्बनिक भोजन ग्लूकोज का निर्माण करता है। ऑक्सीजन सह उत्पाद के रूप में बाहर निकलती है। इसे ही हम प्रकाश संश्लेषण के नाम से जानते हैं। यह जैव भार के रूप में संग्रहित हो जाती है। देखिए, पादपों में प्रकाश संश्लेषण से जो ग्लूकोज बनता है आगे जाकर के सुक्रोज से होते हुए स्टार्च में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात पादपों का जो संचित भोजन होता है वो क्या होता है? स्टार्च होता है। जितनी मात्रा पादप को स्वयं को आवश्यक होती है उतनी उपभोग में ले ली जाती है और शेष बची मात्रा जो रहती है वो आगे स्थानांतरित कर दी जाती है। यह जैवभार कहलाता है। और विषमपोषी जो होते हैं वो इस जैवभार का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए ये घास का पौधा है, इस घास में उपस्थित वह भाग जिसका प्रयोग स्वयं ने कर लिया, शेष बची मात्रा को खरगोश खा जाता है। खरगोश ने भी जो मात्रा ली उससे अपने शरीर का निर्माण किया, इसमें से 90% स्वयं खर्च करेगा और ये लोमड़ी को उपलब्ध हो जाता है। लोमड़ी को हमारा शेर खा जाता है। यहाँ पर जो ये खाद्य श्रृंखला चलती है वो भी आपके प्रकाश संश्लेषण के अंदर जो संग्रहित भोजन है वो चलती है। क्योंकि खरगोश को हम आपके प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं जो शाकाहारी प्रवृत्ति का होता है, लोमड़ी द्वितीयक उपभोक्ता होती है मांसाहारी, और शेर को सर्वोच्च उपभोक्ता की श्रेणी में रखा जाता है। दूसरा देख सकते हैं श्वसन। प्रत्येक सजीव चाहे वो पादप हो या जंतु हो उसके द्वारा रेस्पायरेशन दर्शाया जाता है। और श्वसन की क्रिया जो रहती है वो खाद्य पदार्थों के अंदर ऑक्सीकरण को प्रेरित करती है, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और वापस इसे कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त कर दिया जाता है। अपघटन क्या है? किसी परितंत्र में रहने वाले फ्लोरा और फौना का मृत होकर के और वापस अब आपके खनिजीकरण हो जाना, मृदा के रूप में परिवर्तित हो जाना या मिट्टी में मिल जाना, ये हमारा एक अपघटन प्रोसेस कहलाता है। दहन, जीवाश्म ईंधन या लकड़ियों का जला करने पर जो आप क्या देखते हो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, ये भी जाती है। मानव गतिविधियां, मानव गतियों में औद्योगिकीकरण है, शहरीकरण है, मोटर वाहनों से निकलने वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड जो रहता है वो बाहर निकलता है, ये आपके वापस कार्बन चक्र चलाता है। अगर इसकी मात्रा औसत मात्रा से अधिक हो जाए तो वो प्रदूषण की श्रेणी में आती है, जो ग्रीन हाउस प्रभाव और वैश्विक तापन को प्रेरित करती है। इसके बाद में अगला आता है जल चक्र। देखिए, इस पृथ्वी पर जो स्थल मंडल है और जल मंडल है, जल मंडल में पानी जो है सामान्यतया जो समुद्री जल होता है वो खारा होता है या लवणीय होता है, और भूमि में उपलब्ध जो जल है वो उसे भूजल कहते हैं। कुछ जल जो है बर्फ के रूप में जमा हुआ है, कुछ वाष्प के रूप में पाया जाता है। तो पृथ्वी पर उपलब्ध जल के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होने का एक निश्चित जो चक्र पाया जाता है उसे ही हम जल चक्र कहते हैं। ये एक जल भंडार से दूसरे जल भंडार में गति कर देते हैं। समुद्र में उपस्थित जल जब वाष्पीकरण दर्शाता है तो बड़े बड़े बादल बनते हैं। बादल जो है आपके वायुमंडल में उड़ते उड़ते जाते हैं, किसी स्थान पर बरसात के रूप में गिर जाते हैं तो वो समुद्र का पानी भूमि में चला जाता है, वहाँ से बहता नदियों के रूप में वापस आ जाता है। ये एक चक्र चलता रहता है। जलीय परिसंचरण में जल के समुद्र से वायुमंडल में तथा फिर से पुनः अवक्षेपण, अंतःस्कंदन और अंतःस्त्रवण के फलस्वरूप भूजल संचयन हो जाता है। वाष्पन, वाष्पोत्सर्जन, ऐसी कई सारी प्रक्रियाएं होती है जो जल चक्र चलाने में योगदान करती है। पृथ्वी के जल का 97.2% भाग समुद्रों में और
ध्रुवीय हिम क्षेत्रों में पाया जाता है। अर्थात कुल जल का लगभग 97 भाग जो है समुद्री जल के रूप में और बर्फ के रूप में पाया जाता है, जिसको ग्लेशियर कहते हैं। कि इस प्रकार केवल 0.6% अलवणीय जल ही वायुमंडलीय जल वाष्प, भूमिगत जल और मृदा जल के रूप में पाया जाता है। वास्तव में जो अलवणीय जल है वो केवल 0.6% है, इसलिए इसकी उपलब्धता बहुत कम है। इसी कारण से यहाँ पर उत्पादकता कम है। सौर विकिरण, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल और मुख्य जल के चालक बल होते हैं। अर्थात यहाँ पर सौर विकिरण और गुरुत्वाकर्षण दो ऐसी भौतिक संरचनाएं या भौतिक घटक है जो जल चक्र को चलाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। कि समुद्र, पृथ्वी और पत्तियों की सतह से क्या होता है, वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण के फलस्वरूप जो वाष्प बन करके वायुमंडल में जाती है वो बादल बनाती है। बादलों का किसी भी रूप में जल का जमीन पर गिराना अवक्षेपण कहलाता है। ये हो सकता है वर्षा के रूप में हो सकता है या आपके जो आपके बर्फ के टुकड़े गिरते हैं, हो सकता है ओलावृष्टि जिसको कहते हैं, हो सकता है ये स्नोफॉल या बर्फ पड़ना हो, या हो सकता है आपके और कोई अन्य रूप हो। सतह पर प्रवाह और जमीनी जल के रूप में ये एकत्रित हो जाते हैं। और अगर ये मान लीजिए सतह पर होते हैं तो यहाँ पर जल धाराएं और नदियां बनती है, और नदियां जो होती है उनमें से पादप भी आपको ग्रहण करेंगे, नदियां धाराएं समुद्र में मिल जाएगी, और अगर सीधा ये समुद्र में भी गिर सकता है। पादप में वाष्पोत्सर्जन होगा, और वाष्पोत्सर्जन और वाष्पीकरण के फलस्वरूप भी ये जल चक्र यहाँ पर चलता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जल चक्र का चलना एक सामान्य सी भौतिक घटना है जिसके अंदर आपके अलग अलग भाग पाए जाते हैं। फास्फोरस चक्र क्या है? कि जो भूमंडल में फास्फोरस पाया जाता है उसका एक चक्रीकरण, एक निश्चित पथ के द्वारा गुजरते हुए एक चक्र के द्वारा आगे बढ़ना, ये फास्फोरस चक्र कहलाता है। कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा फास्फोरस थल मंडल, जल मंडल और जीव मंडल से होकर गुजरता है, फास्फोरस चक्र कहलाता है। हम जानते हैं कि जो पृथ्वी होती है उसके अंदर चट्टानें जो है, उस चट्टानों में फास्फोरस उपस्थित रहती है। तो फास्फोरस मुख्यतः चट्टानी निक्षेप के रूप में पाई जाती है, और समुद्री अवसाद के रूप में, अर्थात समुद्र के पैंदे में भी आपके कई प्रकार के फास्फोरस के लवण पाए जाते हैं, उसके स्रोत पाए जाते हैं, जो जल के साथ में धीरे धीरे साहब देखो पृथ्वी से बह करके समुद्र में गए, समुद्र से ही वापस ये रिसाइकलिंग होती रहती है। पौधे फास्फोरस को मृदा से ऑर्थोफॉस्फोरस के रूप में ग्रहण करते हैं। अर्थात यहाँ पर PO4 3- ये वास्तव में ऑर्थोफॉस्फेट है के रूप में ग्रहण करते हैं। ये ऑर्थोफॉस्फेट आयन को ही हम फॉस्फेट आयन के नाम से भी जानते हैं, जिसको PO4 3- कहते हैं, और जिन्हें प्राणी भोजन के रूप में ग्रहण करेंगे। तो पहले तो फास्फोरस जो है वनस्पतियों में जाता है, वनस्पतियों का जो हम भक्षण करते हैं, वनस्पतियों को हम खाते हैं, उस परिस्थिति में ये प्राणी के अंदर चले जाते हैं जो कि उपभोक्ता है। और इन पौधे व जंतुओं के मर जाने के बाद अपघटक उन पर क्रिया कर पुनः फास्फोरस को विलगित कर देते हैं। अर्थात जब जैसे ही पादप या जंतु की मृत्यु होती है तो उस परिस्थिति में पुनः ये वापस मिट्टी में चले जाते हैं। तो फास्फोरस जीवों के प्रोटोप्लाज्म में पाया जाता है महत्वपूर्ण घटक के रूप में। हमारे दांत और हड्डियां जो होती है, अस्थियां होती है, उसका एक महत्वपूर्ण घटक होता है। समुद्री मछलियों में ये पाया जाता है। पक्षी भी फास्फोरस का चक्रण करने में अप्रत्यक्ष योगदान देते थे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो फास्फोरस का चक्र चलता है, फास्फोरस चक्र का चलना एक महत्वपूर्ण घटना होगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार आपके दूलित फॉस्फेट है। दूलित फॉस्फेट कहते हैं मिट्टी के अंदर पाई जाने वाली फॉस्फेट को। ये फॉस्फेट जो होती है आपके जीवद्रव्य संश्लेषण के रूप में यहाँ जा सकती है। हो सकता है साहब ये फॉस्फेट जीवद्रव्य संश्लेषण के फलस्वरूप पादप बनाती है, जंतु इसको खा जाते हैं, जीवाणु इसको खा जाते हैं, प्राणी इसके द्वारा जा सकता है, और इसका वापस विघटन होकर के फॉस्फेट जीवाणु के द्वारा इसमें चले जाते हैं। ऐसे जीवाणु जो फास्फोरस चक्र चलाने में योगदान करते हैं उनको फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग माइक्रोब्स, फॉस्फेट विलयकारी सूक्ष्म जीव के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से जो फोना होता है वो अपना पदार्थ उत्सर्जित करता है, वो पदार्थ उत्सर्जन द्वारा भी वापस मिट्टी में मिल सकता है। हो सकता है जब वो जंतु मर जाता है तो उसकी हड्डियां और दांत जो रहते हैं वो मिट्टी से होते हुए वापस आपके समुद्र में भी जा सकता है, साथ में ये आपकी मिट्टी में मिल सकता है। और जो समुद्र के अंदर पाई जाने वाली जो अवसाद होती है वो समुद्री मछलियों और पक्षियों के माध्यम से भी इधर प्रवेश कर सकती है। निष्कर्ष ये निकाला जा सकता है कि स्थल पर और जल में पाए जाने वाले फास्फोरस फ्लोरा और फौना के माध्यम से एक विशेष चक्रण दर्शाते हैं, और इस चक्रण के फलस्वरूप ये घूमा फिरा करके पुनः वहीं पर पहुंच जाते हैं। यही हमारा चक्रण कहलाता है। फॉस्फेट चक्र में
कमी भी कुल क्षय की क्षतिपूर्ति नहीं हो पाती है, क्योंकि फास्फोरस का कुछ भाग सजीव प्राणियों में संचित रह जाता है। देखिए, बहुत सारी बार हम जानते हैं कि जंतु जब मर जाता है तो उसकी हड्डियों का पूर्णतः विघटन नहीं होता है, या यूँ कह सकते हैं दीर्घ काल में होता है। तो कुछ फॉस्फेट जो है वो उसी रूप में पाया जाता है जिसको परिवर्तित होने में कई वर्षों का समय लग सकता है, तब तक वो आपके फास्फोरस की कमी को दर्शाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार हमारे अध्याय 25 का अंतिम भाग समाप्त होता है, जिसमें हमने विभिन्न प्रकार के जीवों के बारे में पढ़ा, विभिन्न प्रकार के चक्रों के बारे में पढ़ा, और हमें ये ज्ञात हुआ कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रत्येक जो तत्व या खनिज पाए जाते हैं उनका एक विशेष चक्र चलता रहता है। ये विशेष चक्र ही आपके भूजैव रासायनिक चक्रों की श्रेणी में रखे जाते हैं। नमस्कार, जय हिंद।